हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास के चैप्टर का, जिसमें गुप्त वंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा है, श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक था, और फिर पढ़ा था घटोत्कच का। और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जो गुप्त वंश का तीसरा शासक था और वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि मौर्य है वो मौर्य वंश का था और चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त वंश का है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि गुप्त साम्राज्य है स्वतंत्र रूप से चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही उभर कर आया था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक चंद्रगुप्त फर्स्ट का राज्याभिषेक 9 मार्च 319 ईस्वी को हुआ। कई विद्वान इसे 320 ईस्वी भी मानते हैं। मानने में तो हम भी मान लेंगे, हमारा क्या जाएगा, लेकिन जब घटोत्कच की मृत्यु 319 में हुई और अगर इसका राज्याभिषेक 320 में हुआ, 319 से लेकर 320 के बीच की जो जानकारी है वो कहीं कुछ भी उपलब्ध नहीं हुई है। तो इस एक साल के दौरान, यानी कि 319 से 320 के बीच में, अगर कोई उत्तराधिकारी या गृह युद्ध हुआ हो तो उसकी जानकारी भी नहीं मिलती है। अतः हम इस डेट को मान सकते हैं लीगल डेट, लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में 319-320 ईस्वी लिखा हुआ आता है। तो हमें भी एनसीईआरटी के अनुसार 319-320 ही 319-320 को लेकर ही चलना चाहिए। अब राज्याभिषेक के अवसर पर, यानी कि जब इसका 319 यानी 9 मार्च 319 को राज्याभिषेक हुआ, तो इसने एक संवत है वो चलाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर नया संवत चलाया था। नया संवत गुप्त संवत, नया संवत गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत 319-320 माना जाता है उसे, जबकि जब राज्याभिषेक इसका 319 में हुआ है तो 319 में ही ये चला दिया गया है। अगर 320 हुआ है तो इसके बारे में थोड़ी हम जो ये जटिलता हमारे सामने आई, इसको हम सुलझाएंगे।
काफी किताबों में यह भी दिया गया है कि गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त संवत व शक संवत अच्छा, एक है विक्रम संवत भी है। गुप्त संवत व शक संवत के मध्य है, शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। साथ ही साथ ये भी बता दो कि विक्रम संवत विक्रमादित्य द्वारा, विक्रम संवत है वो विक्रमादित्य था, उज्जैन का शासक था, उसी ने सबसे पहले जो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसके पश्चात भारत में भी 14 विक्रमादित्य है, उनकी उपाधियां है वो धारण हुई थी। ईसा में शायद ईसा पूर्व में की गई, 58 ईसा पूर्व में की गई थी, जबकि शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी। शक संवत की स्थापना कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का या कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, 78 ईस्वी में की थी शक संवत की। शक संवत की 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने की थी, जबकि गुप्त संवत की चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 आता है। अब इसका हम इस जो हमारे सामने ये जटिलता है इसका हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ये डेट तो सब जगह एक ही है, यानी कि ये सन जो अपने 78 ईस्वी है, तो 319 माइनस 78, 319 ईस्वी है और 78 ईस्वी है। अब ये बात भी लिखी हुई होती है लगभग सभी किताबों में कि गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। तो 9 में से 8 गए 1, 11 में से 7 गए 4 और 11 1 यहां से लिया हुआ था तो 2, कितना आ रहा 241 वर्ष। तो ये डेट सही मान सकते हैं। अगर 320 होता तो ये 242 हो जाता। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबल पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बाहुबल पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब चंद्रगुप्त प्रथम से पहले जो शासक थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पता चलता है कि ये जो इससे पहले शासक हुए थे वो कहीं ना कहीं पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थे, जबकि ये पूर्णतया स्वतंत्र था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज
की पदवी महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, साथ ही साथ इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वैवाहिक संबंधों एवं कूटनीति के माध्यम से और वैवाहिक संबंधों व कूटनीति के माध्यम से एक सुदृढ़ राजनीतिक एकता स्थापित की थी, या हम कह सकते हैं माध्यम से राजनीतिक एकता स्थापित की थी। या राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। सुदृढ़ किया था। अब इसने इसे और मजबूत करने के लिए, यानी अपना साम्राज्य विस्तार है उसको ज्यादा करने के लिए या साम्राज्य विस्तार में वृद्धि करने के लिए, इसने अपने आस पड़ोस के जो राजा थे या आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उनके साथ कूटनीतिक संधियां, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो इनके लिए रहा था वो था वैशाली के लिच्छवियों के साथ। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अब कुमार देवी से जब इसने विवाह किया तो इसे दहेज भी मिला था। तो दहेज में इन्हें पाटलिपुत्र प्राप्त हुआ था। तो दहेज में लिच्छवियों से चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त फर्स्ट को पाटलिपुत्र प्राप्त हुआ था। अब चंद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर कुमार देवी का नाम और साथ में कुमार देवी की जो आकृति है वो भी अंकित करवाई थी। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की आकृति भी और कुमार देवी की आकृति और लिच्छवाई शब्द लिखवाया था कि आकृति व लिच्छवाई लिखवाया था। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने भी लिच्छवाई दोहित्र भी कहा, यानी कि समुद्रगुप्त ने भी अपने जो सिक्के थे उन पर लिच्छवाई दोहित्र नाम लिखवाया था।
विक्रम संवत की जो स्थापना है वो 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त ने जो चंद्रगुप्त का पुत्र था, समुद्रगुप्त ने लिच्छवाय दोहितर की उपाधि ली थी। यानी कि समुद्रगुप्त का लिच्छवाय दोहितर जो इसने उपाधि ली, इसका मतलब वो लिच्छवियों का दोहितर लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त और लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। वसु बंधु था, वो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में चंद्रगुप्त प्रथम का समकालीन था। वसु बंधु चंद्रगुप्त प्रथम का समकालीन था। चंद्रगुप्त प्रथम ही इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया था। वास्तविक रूप से जो गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ही वह शासक था जिसने महाराज की उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और उसने अपना साम्राज्य का विस्तार है कूटनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया था, जिसमें मुख्य रूप से आता है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, जो वैशाली के लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, क्योंकि उस वक्त सबसे मजबूत साम्राज्य है वो वैशाली था इनके पड़ोसी साम्राज्यों में। अब इनसे दोस्ती हो जाने से इनको कोई खतरा नहीं रह गया, और लिच्छवियों के साथ साथ इन्होंने यानी कि गुप्तों ने अपनी साम्राज्य में है वो काफी वृद्धि कर ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, जैसे कि हम कह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है और हिंदी जो ग्रंथ अकादमी है तो हिंदी में उसकी अलग है, कहीं 325 तक इसका शासनकाल दिया है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 334-35 लिखा, तो 335 है वो इसका शासनकाल है, वो 335 तक था, यानी कि 319 से 335 तक चंद्रगुप्त ने शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी है वो बना दिया था। अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बनाकर साम्राज्य की बागडोर सौंप दी। कब सौंपी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी तक शासन किया था। इतिहासकारों के लिए भी कंफ्यूजन की बात यह हो गई थी, क्योंकि उसने एक तो सिंहासन है वो छोड़ दिया था, और फिर हो सकता है कि उसकी मृत्यु हुई, वहां से समुद्रगुप्त की
जो शासन की अवधि है वो शुरू होती है। इसलिए किसी ने शासन छोड़ा उस वक्त, किसी ने जब इसकी मृत्यु हुई उस वक्त से समुद्रगुप्त का है वो शासन काल गिना था। अब इसका जो साम्राज्य है वो कहां तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार प्रयाग जनपद से बंगाल तक या बंगाल के कुछ भागों तक, संपूर्ण बंगाल नहीं आता है, बंगाल के कुछ भागों तक फैला था। इसका साम्राज्य है वो ये इस तरीके से लंबा था, यानी कि पूर्व से पश्चिम लंबा था, उत्तर से दक्षिण है वो छोटा साम्राज्य था, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा और लंबाई कम थी। इस प्रकार गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो।